नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं आपके सामने। पूरे देश के रुझानों से, परिणामों से आपको लगातार अपडेट देते रहे हैं और अब मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए बीजेपी। छिंदवाड़ा से बंटी विवेक साहू आगे चल रहे हैं, 29,000 वोटों से आगे चल रहे हैं विवेक साहू। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को बढ़त है, 2 लाख से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राजगढ़ में रोडमल नागर को लीड, खजुराहो में बीडी शर्मा को बड़ी बढ़त, 2 लाख से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। गुना से ज्योतिराय सिंधिया आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा में विवेक साहू को बड़ी लीड, 29,000 से आगे चल रहे हैं बंटी विवेक साहू। कांग्रेस से नकुलनाथ मैदान में थे, कमलनाथ बनाम बीजेपी के बीच में यहां मुकाबला था। भावनात्मक अपील भी कमलनाथ ने की थी। बीजेपी रणनीति के तहत ये सीट जीतते हुए दिख रही है रुझानों में फिलहाल। मध्य प्रदेश और देश में जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर, वरिष्ठ पत्रकार अजय खेमरिया, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। खेमरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। प्रकाश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीटें रुझानों में जीतती हुई नज़र आ रही है बीजेपी, लेकिन देश में हम देखें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में उसे नुकसान होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं। कैसे देखते हैं आप इन रुझानों को? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो रुझान आ रहे हैं इसमें जो आरक्षण का मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया था उसको मुझे लगता है कि विपक्ष ने बहुत अच्छे से कैच किया और आरक्षण को लेकर जो सवालिया निशान लगा है, जिस पे प्रधानमंत्री को बार बार सफाई देनी पड़ी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारा जो जिस वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलता है वो खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में उसका ज़्यादा असर हुआ है। मुस्लिम वोट, यादव वोट प्लस शेड्यूल कास्ट का वोट वहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स दोनों हैं। छत्तीसगढ़ में शेड्यूल कास्ट और ट्राइब है, लेकिन यहाँ असर नहीं हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है, और इसी तरह से हम बिहार में देखें जहाँ जातिवादी राजनीति बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे इसका असर नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसको कई सारे कारणों से समझना पड़ेगा कि जो नतीजे आ रहे हैं इसमें, एक तो बीजेपी ने कई जगह उम्मीदवार चयन में गलती की, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से लोगों को लाया, मुझे लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी एक असंतोष पैदा हुआ होगा। और ये सारी चीज़ें मिला के जो नतीजा दिखा रहा है कि बीजेपी बढ़त तो बनाए हुए है, लेकिन अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी खुद के दम पे 272 सीटें ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। और अगर गठबंधन की सरकार बनाती है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे या कोई और चेहरा प्रधानमंत्री के लिए सामने लाना पड़ेगा। तो एक तरह से एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे थे उनके विपरीत दिख रहे हैं जो परिणाम आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ब्रजेश, 64 करोड़ मतदाता मतदान करते हैं, उनमें से आप 5 लाख लोगों के साथ में बातचीत करके नतीजे सारे निकाल लेते हो, तो उसके गलत होने की गुंजाइश बहुत होती। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही हो जाए, कई बार सही हो जाते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो एक्सिस का वो था एग्जिट पोल, वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो सही था, लेकिन वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनवा रहा था, लेकिन यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ें जो जनता का ये आकलन है वो ठीक है, एक दिशा जरूर देता है एग्जिट पोल, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत परफेक्ट उसकी गारंटी नहीं हो सकती। जो
असली मतदान है। अब 64 करोड़ लोगों का मत गिनना, उसके अंदर तरह तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। तो जो नतीजे आ रहे हैं, ये कहना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीटें आती हुई दिख रही, क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही बीजेपी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजबूत है। ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं, जनसंघ के ज़माने से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश गढ़ रहा है, तो उसका एक असर है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो भी लीडरशिप है, उसने अपने कार्यकर्ताओं को, यहाँ पे भी आप ढेर सारे कांग्रेस को लोगों को लेके आ रणनीति बना के, लेकिन चुनाव लड़ा आपने। तो जो छिंदवाड़ा जैसी अजय सीट थी, या दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, या झाबुआ कांग्रेस की सीट मानी जाती थी, तो हर सीट पे एक बहुत ही निर्णायक बढ़त भारतीय जनता पार्टी ले चुकी है। लेकिन हम देखेंगे ग्वालियर में, भिंड में और मुरैना में, वहाँ पे बिल्कुल टफ फाइट चल रही है और वहाँ का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो जहाँ मैं ये कह रहा था कि आप आरक्षण का जो इशू था, जो शेड्यूल कास्ट का वोट टर्न आउट हुआ कांग्रेस की तरफ, तो वो वहाँ भी दिख रहा है। लेकिन हम उसी तरह देखेंगे जो असर रीवा में या बुंदेलखंड में होता है, तो वहाँ पे नहीं हुआ। तो जातिगत राजनीति का असर जो दिखा है, चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं खेमरिया जी, तो क्या आपको लगता है कि मंडल की राजनीति पे, मतलब जो कमंडल की राजनीति थी उसमें मंडल भारी पड़ गया? जातिवाद में जो बांटने की कोशिश की कांग्रेस ने और अन्य विपक्षी दलों ने, वो सफल रहे, डराने में सफल रहे कि आपका आरक्षण छिन जाएगा? नहीं, रुझानों से तो ये स्पष्ट लगता ही है कि जो रिजर्वेशन का मुद्दा था, वो ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर वोटिंग बिहेवियर में काम करता रहा है। और अगर ये ट्रेंड जो है नतीजों में बदलते हैं, तो इसे विपक्ष के जो संयुक्त प्रयास हैं, उसे आप एक तरह से सफल ही मानेंगे। इसमें मैं प्रकाश जी की बात से को मैं सहमति व्यक्त करते हुए जोड़ना चाहता हूँ कि बीजेपी केंद्रीय आला कमान ने जिस तरीके से टिकट वितरण किया, वो मुझे लगता है जन भावनाओं और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनदेखी करने का उन्होंने काम किया। भले ही आप मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी आप बिल्कुल, जैसा कि ग्वालियर रीजन के उम्मीदवारों की बात करें, तो यहाँ भी लोगों के मन में प्रत्याशियों को लेकर के बिल्कुल भी उत्साह नहीं था। जो भी वोट यहाँ 29 सीटों पर मिला है, वो मुझे लगता है बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथनिंग है, उसकी वजह से और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मिला। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर नुकसान की बात आ रही है, राजस्थान में भी आ रही है, हरियाणा में भी आप देखिए किस तरीके से बिल्कुल शटडाउन की स्थिति निर्मित हुई है। ये अप्रत्याशित लग भरे रहा हो, लेकिन जहां बीजेपी के लोग काम कर रहे थे मैदान में, वहां उनके लिए प्रत्याशी, मैं ये कह सकता हूं कि कैंडिडेचर जो है मोदी की हवा पर बहुत भारी साबित हुआ है। यही इसका एकमात्र एनालिसिस है, प्लस विपक्ष का जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा था, कॉन्स्टिट्यूशन वाला मुद्दा था, उसको लेकर के। तो मनोज जी, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी? मोदी के नाम पे चमकता हुआ चेहरा, नेतृत्व के नाम पर, और बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया बीजेपी ने, जबकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो फूंक फूंक कर कदम रखती है, कहीं भी लूपोल नहीं छोड़ती है। देखिए, कई बार हमने देखा विजय जी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखिए मध्य प्रदेश में यही गलती हुई थी। जब संघ की ओर से कहा गया था, बीजेपी के लोग कह रहे थे कि 60 से ज़्यादा टिकट काटने चाहिए थे, टिकट नहीं काटे, नतीजा क्या हुआ? बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थोड़ा सा। इस चुनाव में भी हमने देखा, अभी लोकसभा में देखिए कि मध्य प्रदेश में जो अजय जी ने कहा, प्रकाश जी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसे प्रत्याशी चयन किए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है जो संगठन है उसके कारण, वरना आप देख लीजिए रोडमल नागर की बात कर लें, भिंड मुरैना ग्वालियर के जो प्रत्याशी हैं उनकी बात कर लें, या फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर लें, गणेश सिंह की बात कर लें। गणेश सिंह की जो 29-30 हज़ार की लीड है, उनमें 48,000 वोट जो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक बीजेपी ने जो क्लस्टर प्रभारी बनाए थे, उनमें से एक क्लस्टर प्रभारी ने मुझसे कहा था कि यदि बीजेपी के उम्मीदवार घर पे बैठे रह जाएंगे तो चुनाव अच्छे से जीत जाएंगे, और यदि घर से बाहर निकले तो बोले 2 लाख वोट कम कर लेंगे। तो जिस में मतलब जो जिम्मेदार पदाधिकारियों की धारणा ये थी, तो मुझे लगता है कि जो चुनाव जिताने उम्मीदवार का चयन किया भारतीय जनता पार्टी, वो केवल ये मध्य प्रदेश की बात नहीं, मध्य प्रदेश में तो आप संगठन की क्षमता से, यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उनके कारण चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर आपको गड्ढा मिल रहा है, आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, जहाँ पे पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा, पश्चिम बंगाल के अंदर ठीक है, पश्चिम बंगाल में आप नए नए प्रवेश कर रहे हो, उड़ीसा में आपको बहुत बड़ी सफलता मिल गई,
वहाँ पे विधानसभा में आप सरकार भी बना रहे हो, ये सारी चीज़ें एक अलग वो है। आप केरल के अंदर भी खाता खोलते नजर आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि लेकिन बाकी राज्यों में इतना बड़ा लेकिन घाटा बाकी है कि वहाँ राज्यों से में जहाँ पूरा आपके करते नहीं गढ़ दिख रहे। थे वहाँ पे आप मात खा गए, तो वो निश्चित तौर पे आपकी संगठनात्मक कमजोरी और उम्मीदवारों का चयन भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, आप तेलंगाना में जो अच्छा कर सकते थे पिछली बार आप नहीं कर पा रहे हैं, तमिलनाडु में जो उम्मीदें थी वो नहीं हो पा रही है, और मध्य प्रदेश की जैसे हम गणेश सिंह 29,000 की लीड है, लेकिन 45,000 हमने देखा कि नारायण त्रिपाठी बसपा से खड़े हुए वो ले गए हैं, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस का वोट काटा है। तो ये जो चयन प्रक्रिया हुई है, जो सब साथी लोग भी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ कि जिन लोगों के खिलाफ नाराज़गी बिल्कुल सड़क पर दिख रही थी, उन सबको आप देखिए, जिस राम मंदिर लहर की बात बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी थी, आप उसी फैजाबाद में जो बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह, वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से 7 से 8 हज़ार वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं। तो जिससे आप पूरे देश में फ़ायदा लेने की उम्मीद कर रहे थे, जिस राम मंदिर से, जिसको आपने 22 जनवरी को शिलान्यास हुआ, लोकार्पण, और उसके बाद जी सपा का आपने जिक्र किया है और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सपा कार्यालय में जश्न का माहौल है, सपा कार्यकर्ता बांट रहे हैं मिठाइयाँ। रुझानों के बाद जश्न मना रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मिठाइयाँ बंटना शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। रुझानों के बाद समाजवादी पार्टी जश्न मना रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय की है, जहां पे मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। तो जो बात कर रहे थे मनोज जी भटनागर जी, उन्होंने कहा कि बसपा के नारायण त्रिपाठी 48,000 वोट ले गए, 45 से 48,000 वोट, उसका फायदा गणेश सिंह को मिलता दिख रहा है। बसपा तो उत्तर प्रदेश में भी फैक्टर थी, तो वहाँ पर बसपा अपना जो वोट बैंक था वो बरकरार नहीं रख पाई, वो शिफ्ट हो गए। क्या आपको लगता है? निश्चित तौर पे बीएसपी का वोट बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि बीएसपी तो वहाँ पे शून्य की तरफ जा रही है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस को जो बढ़त मिल रही है वो बहुत आश्चर्यजनक है। समाजवादी पार्टी फिर भी ठीक है, लेकिन वो दोनों का गठबंधन था और दोनों उसमें उसकी तरफ शिफ्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह के राजनीतिक समीकरणों का भी कहीं चुनाव परिणामों पर असर होता है, तो वो साफ दिख रहा है इस बार। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एनडीए अब बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में अभी तक के उस रुझानों से नहीं नजर आ रही है, और गठबंधन से सरकार बना पाएगी। तो खेमरिया जी, मेरा एक सवाल है कि क्या इस बार गठबंधन की सरकार के पीएम भी नरेंद्र मोदी रहेंगे या नेतृत्व में बदलाव होगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वही थे, तो बीजेपी अगर 240 भी लेकर के आती है, 245 तक चली जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के नाम को लेकर के पार्टी कोई समझौता करेगी। लेकिन एक संकट है ना प्रकाश जी उसमें कि 14 सीटें जेडीयू जीत रहा है नीतीश कुमार और 16 सीटें चंद्रबाबू नायडू। ये 30 सीटें अगर 297 की टेली से आप बाहर कर देते हैं, तो क्या बीजेपी अतिरिक्त लोग कहाँ से जुटाएगी? क्योंकि बाकी जो लड़ रहे हैं वो सब बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजू जनता दल को इतनी सीटें मिलती दिखाई नहीं दे रही है कि आप उनके साथ चले जाओगे। वो तो बीजेपी ने ले ली है, वही तो आप उनके साथ चले जाओ, तो ये एक सबसे बड़ा संकट रहेगा कि अगर ये दोनों डावाडोल होते हैं, और क्या वो स्थिति बन जाएगी जब मनमोहन सरकार में थी कि समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से चलाती थी या कम्युनिस्ट अपने हिसाब से प्रेशर बनाते थे। ये भी एक बड़ा संकट रहेगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि नतीजे मान लीजिए बीजेपी 250 प्लस भी हो जाएगी, तब भी अपने दम पे उसको 20-22 सीटें चाहिए। तो जो छोटे छोटे दल हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकते हैं, वो एनडीए के साथ आए तो इंडिया के साथ भी जा सकते हैं। लाइट जलाना, तो ये बड़ा संकट है। लेकिन दिल्ली से एक खबर आ रही है, दिल्ली से खबर आ रही है 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए हैं बीजेपी दफ्तर। तो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी जश्न मना रही है, उनके कार्यकर्ता मिठाइयां बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी जश्न मना रही है। 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय की। तो ये बड़ा सवाल है प्रकाश जी, आप ही के पास लौटता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर कौन? देखिए, जैसे मुझे भी लगता है कि यदि बीजेपी 250 प्लस सीटें आई तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन अगर ये 240 सीटों से कम रह गई और उसके बाद यदि सरकार बनाती है, तो निश्चित तौर पे
हम जो राजनीतिक चरित्र नीतीश कुमार का भी देखते रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का भी देखते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो अगले 5 साल के लिए चुनी जाएगी वो कोई बहुत मजबूत या निर्णायक डिसीजन लेने वाली सरकार नहीं हो पाएगी। और जो बड़े निर्णय की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे, फिलहाल मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को और खुद नरेंद्र मोदी को भी भूलना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो एक सरकार में रहने का, जो बहुमत की सरकार में रहने का जो एक एटीट्यूड था, उसमें पूरा बदलाव करना पड़ेगा। अब ये बदलाव नरेंद्र मोदी खुद में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले 20 सालों से जो हम उनकी राजनीति देख रहे हैं उसमें अभी तक उन्होंने कभी गठबंधन की या विनम्रता के साथ सरकार चलाने की कोशिश नहीं की है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा वो होगा। चलिए, हमारे साथ मंत्री जुड़ पद भी गए हम देखते नितेन थे। शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नितेन जी, आपका भी स्वागत है अनादि टीवी पर। और अभी हम चर्चा कर रहे थे नितेन जी जी कि बिल्कुल। यदि पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है बीजेपी को, अपनी दम पे सरकार नहीं बना पाती है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? ये बड़ा सवाल। देखिए, अभी मतलब जैसे कहें कि मतगणना चल रही है, पूरे परिणाम आना बाकी है। नहीं तो हम तो संभावना पे ही बात कर रहे हैं ना। जी, बहुत आप संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी 230 के सीटों के लगभग रह गई, क्योंकि अभी लगभग शायद आपके पास ज्यादा जानकारी होगी, 234 या 235 सीटों पर इंडिविजुअल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी आगे है या जीत चुकी है। 240 अगर ये 240 पर 240 है, अगर ये संख्या 235 या 230 तक रह जाती है, तो ये लगता है कि फिर एक जो लंबे समय से, या ये कहें कि पिछले 20 सालों से देश में जो एक संघर्ष रुका हुआ था, क्योंकि 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, वो वापस शुरू होगा। क्योंकि 235, 240, 230 यदि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीट आती हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है, ये मेरा राजनीतिक अनुमान है, कि शाम तक भारतीय जनता पार्टी शायद ये क्लियर कर देगी कि जितनी भी सीटें आए, हमारे नेता जो है वो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। ऐसा मुझको ऐसी संभावना दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी आज शाम तक इस बात की घोषणा कर देगी कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। क्योंकि यदि नरेंद्र मोदी की जगह किसी और नाम पर भाजपा ने इस समय बात करना शुरू की, तो भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान, जो अनुशासन एक कायम है, या जिसे कहें कि एक डंडा जो दिखाई दे रहा है, अगर एक बार जरा सा भी वो इधर से उधर हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी में जो पिछले 10 सालों से एक चीज चल रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहें वही सही है। यदि एक बार ये बात आ गई, कहीं से उठ गई, तो नरेंद्र मोदी की जगह कौन प्रधानमंत्री हो सकता है, या किसी और नेता का नाम शुरू हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक घमासान मच जाएगा, इतना तय है। लेकिन भाजपा के लिए तय करेगी क्या? फिर तो नीतीश कुमार का भी रोल अहम हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू का भी अहम रोल हो जाएगा। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी यह घोषणा कर देगी कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी ये तय नहीं कर सकती कि जेडीयू किसको समर्थन करती है, या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है वो तेलुगु देशम किसको समर्थन करती है। ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती, लेकिन भाजपा अपने नेता को तय कर सकती है। तो ऐसे समय जब चुनाव परिणाम आएंगे, भाजपा फिलहाल अपना नेता नहीं बदलेगी, ऐसी संभावना है। चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास। कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं कम वोटिंग को लेकर, छिंदवाड़ा को लेकर, सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, जो छिंदवाड़ा की जनता का फैसला है, मैं स्वीकार करता हूँ। जो आज इंडिया के उलझान आए हैं, ये बहुत ही बढ़िया है, और इंडिया को दूसरों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करना चाहिए। 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन 400 पार, ये तो अभी 230 पार करें पहले। तो प्रकाश जी, जो रुझान आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये परिणामों में ही कन्वर्ट होने वाले हैं, कि अभी भी आपको लगता है कि बीजेपी की संभावनाएं प्रबल हैं? बहुत ज़्यादा उलट फेर की गुंजाइश नहीं है। 12 बज चुका है, तो मतलब जहाँ बहुत ही आपस में उत्तर प्रदेश में ही होगा जो कुछ भी बदलाव होगा, क्योंकि वहाँ पे अभी कई सीटों पे बहुत कम मार्जिन से घट बढ़त चल रही है। जहाँ पे मार्जिन हज़ारों से ऊपर निकल गया, वो सीटें तो निर्णायक हो गई, लेकिन जहाँ पे बहुत टफ फाइट चल रही है, वहाँ पे कम से कम ऐसी 15 सीटें हैं जहाँ बहुत नज़दीकी संघर्ष चल रहा है। तो आखिरी समय में वो कहाँ बदलती है सीटें,
ये अभी कहना मुश्किल है, उसके लिए हमें कम से कम शाम को 4 बजे 5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रकाश जी, आपको लग रहा है जो केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद कहा था कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ असर दिखा? उसका दिल्ली में तो कोई असर नहीं हुआ मनोज। दिल्ली में तो 7 सीटों पर बीजेपी आगे है और मुझे लगता है कि 7 सीटें वहाँ जीत जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मैं बोल रहा हूँ कि आरक्षण और शेड्यूल कास्ट का जो वोट ट्रांसफ़र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ हुआ, उनके पास मुस्लिम वोट पहले से था ही सही, यादव वोट भी वहाँ पे था, तो वो पूरी ताकत के साथ में इस बार चुनाव में उतरे। और जो आरक्षण का मुद्दा, संविधान बदलने की जो बात, तो जो 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया, मुझे लगता है कि उसको इस बार विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से कैच किया और इन मुद्दों के ऊपर सफाई देने के लिए विवश कर दिया। तो आप बार बार भले ही चाहे जितना वो करते रहे, मुझे लगता है कि अगर ये नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं तो इसमें भी नरेंद्र मोदी का ही योगदान है। जो जैसा नितेंद्र कह रहे थे कि निश्चित तौर पे ये जो नतीजे आ रहे हैं ये भी नरेंद्र मोदी के नाम पे ही है, क्योंकि बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पे उम्मीदवारों के चयन में तो कई जगह गलतियाँ की है। तो स्ट्रेटजी भी उनकी कई जगह जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नाराज़ करने वाली रही कि आप कांग्रेस के लोगों को ला रहे हैं, उनको टिकट दे दिया, दूसरी पार्टी के लोगों को ला रहे हैं, उन्हें टिकट दे दिया। उन्होंने ऐसा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में कई जगह किया और वहाँ उसका खामियाजा उनको हम देख रहे हैं कि नतीजों में सामने आ रहा है। बिल्कुल। तो अजय जी, इससे भी बीजेपी को सबक लेना होगा कि किस तरह से कांग्रेस के लोगों को लेकर आए हैं। और जो एक बात कही जा रही थी कि राम मंदिर को लेकर अंडर करंट है, वो कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए था। बीजेपी को सबक तो लेना ही चाहिए, क्योंकि ये अति आत्मविश्वास जो है और कार्यकर्ताओं के जन मन की जो बात है और जो संगठनात्मक रीति रिवाज भारतीय जनता पार्टी को अलग करते थे दूसरी पार्टियों से, उन सब का एक तरीके से जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ है, और उन सबको मैं सम्मिलित रूप से कारण मानता हूँ। प्रत्याशी चयन, प्रकाश जी ने जो बार बार इसको कोट किया है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरी पार्टियों से लोगों को लाने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में क्या भावना होती हैं, इसका जो मूल्यांकन करने का पूरा मैकेनिज्म पिछले कुछ दिनों से बीजेपी में से गायब होता दिख रहा है। और उस सब का नतीजा हम देख रहे हैं, यूपी खासकर, राजस्थान में भी हम देख रहे हैं, और खासकर हरियाणा का आप देखें, बंगाल में भी वही रिफ्लेक्शन है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो संगठनात्मक शक्ति भारतीय जनता पार्टी की है, उसी संगठनात्मक शक्ति को एक तरीके से अंडर एस्टिमेट करने का काम ऊपर जो आला कमान है उसने करने का इस चुनाव में काम किया, और उसका नतीजा आज हम सबके सामने। तो नितिन जी, एक लाभार्थी वर्ग पर भी बड़ा फोकस था। उन लोगों का 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो लाभार्थी वर्ग भी इस बार उतना प्रभावी नहीं रहा, शांत रहा, वो बीजेपी के फेवर में नहीं गया, जातियों में बट गया वो? देखिए, पूरी लंबे समय तक जब आप हितग्राही मूलक जो बात होती है, तो आप लंबे समय तक जब किसी को कोई लाभ देते हैं तो वो उस व्यक्ति का अधिकार हो जाता है और वो व्यक्ति ये मानने लगता है कि ये तो मेरा राइट है। तो ऐसी स्थिति जब खड़ी होती है कि आप किसी को कोई हितग्राही मूलक या लंबे समय तक लाभ दे रहे हैं, और अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम जो इस समय सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक आ रहे हैं, वहां का जो सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है, वो बड़ा कारण जो है वो यही दिखाई दे रहा है कि जो राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने जो बात जातिगत जनगणना की कही, या आरक्षण की जो बात हुई, या जो संविधान बदल देने की बात हुई, वो यदि कहीं सबसे ज्यादा क्लिक करी, तो ऐसे में हितग्राही मूलक जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, या जो मोदी की गारंटी की बात हो रही थी, उस पर ये बात भारी पड़ गई, या जो जातिगत समीकरण थे वो भारी पड़ गए, और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान यूपी में उठाना पड़ रहा है। तो मनोज जी, नुकसान तो उठाना पड़ रहा है, लेकिन क्या लगता है कि जो ही रुझान आ रहे हैं वो परिणाम बदलते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी फर्क पड़ेगा? या केजरीवाल के शब्दों में कहें कि अब योगी की बारी है? देखिए, जो स्थितियां दिख रही, तो आपको लगता है कि ऐसी स्थितियों में पार्टी कोई जोखिम लेगी? क्योंकि गुजरात की बात अलग थी, लेकिन गुजरात मॉडल आपने पंजाब में लागू कर दिया, माफ़ कीजिए हरियाणा में आपने लागू कर दिया, तमाम सारे राज्यों में लागू कर दिया। जो अध्यक्ष बनाए आमतौर पर हमने उत्तर प्रदेश में भी देख लिए, ऐसे आदमी को आप अध्यक्ष बना देते हैं अचानक से, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी संगठनात्मक क्षमता भी जांचना बाकी है। लेकिन मैं लौट रहा हूँ आपके पास मनोज जी। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल जीते हैं, कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल को हराया है। ये राजस्थान में बीजेपी की दूसरी जीत है।
राजस्थान से एक खबर आ रही है, बीकानेर से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल जीते हैं। बीजेपी की यह दूसरी जीत है, कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल को हराया है। गुजरात के बाद राजस्थान से बीजेपी के लिए अच्छी खबर। रुझान परिणाम में बदलने लगे हैं, एक के बाद एक परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। दूसरी खबर लखनऊ से आ रही है। रमाबाई अंबेडकर मतगणना स्थल पर मारपीट की खबर है। आपस में भिड़े बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कहासुनी के बाद जमकर हुई मारपीट। सपा कार्यकर्ता का फटा सिर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई है पुलिस। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप हंगामे की। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक साहू। क्या मामला है, किस वजह से मारपीट हुई है और विवाद हुआ विवेक? देखिए ब्रजेश जी, मतगणना स्थल के पास ही की एक घटना है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, और जिस तरीके से रुझान आना शुरू हुए हैं 8:30 बजे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ इंडिया गठबंधन और खास तौर पर समाजवादी पार्टी लीड लेती हुई दिखाई दे रही थी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित थे। पार्टी कार्यालय से लेकर मतगणना स्थल के पास तक लगातार समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कहीं न कहीं बात करें तो कहाँ सुनी हुई है, और कार्यकर्ताओं में बीजेपी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो कहा सुनी हुई है, और आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद से हाथापाई और मारपीट चला है। देखा गया है इस चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या किसी भी दल राजनीतिक दल कार्यकर्ता हो, लगातार वो इस तरीके की चीजें करते रहते हैं। बात की जाए तो आज रमाबाई अंबेडकर मैदान के थोड़े से ही पास, जहाँ काउंटिंग हो रही है, वहां से थोड़े ही दूर पे ये घटना हुई है। दोनों कार्यकर्ता आपस में जमकर मारपीट हुई है, एक का सर भी फूट गया है। बाद में बीच बचाव पुलिस के द्वारा किया गया, उसके बाद मामले को शांत कराया गया है। जिस तरीके से चीजें निकल के सामने आ रही थी, उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आने वाला है, जो रुझान देख रहे हैं, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा हतोत्साहित हुए, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उधर भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता थे। उन नारों के बाद जो थोड़ी बहुत कहासुनी हुई, उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और आपस में हाथापाई की नौबत आ गई, जिसमें एक का सर भी टूट गया है और अन्य लोग मामूली रूप से घायल भी हो गए हैं। ठीक है, धन्यवाद विवेक। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साह में हैं, जोश में हैं, क्योंकि उनकी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। उसका खामियाजा इस तरह से सामने आया है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। तो मनोज जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, वही जो प्रत्याशी चयन की बात कर रहे हैं, राजस्थान एक सबसे बड़ा उदाहरण है। आप भजनलाल शर्मा को आप प्रयोग के तौर पर मुख्यमंत्री बना देते हैं, वो भी आपको पता कि कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है। वसुंधरा की नाराजगी आपने देखी है, और आप देखिए वहाँ जो रविंद्र भाटी है, जो छात्र संघ का नेता है, जिसने निर्दलीय रहते हुए आपको विधानसभा चुनाव हराया, लोकसभा वो आपके खिलाफ बाड़मेर से उम्मीदवार हो जाता है निर्दलीय, और उसकी जो भीड़ होती है। राहुल कसवा, जिनके दादा पिताजी और वो खुद 2-2 बार सांसद रहे, उनका आप टिकट काट देते हैं, वो वहाँ बीजेपी कैंडिडेट को हराते नजर आ रहे हैं। यही कहानी धौलपुर में दोहराई, यही भरतपुर में दोहराई। तो जब तक आप ये नहीं सोचेंगे, आप कब तक मोदी के नाम पर, क्योंकि मोदी के नाम पर आपको अतिरिक्त वोट तो मिल सकता है, लेकिन आपको अपना कोर वोट तो एक ऐसा सपोर्ट तो इस प्रत्याशी का कि उसके नाम पर एक लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा या पार्षद का चुनाव है, ठीक है कि भाई 50,000 का वोट बैंक है, उसके बाद तो वो जीत सकता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में आप ऐसा प्रत्याशी तो देखिए जिसका अगर 1 लाख 2 लाख का कम से कम जनाधार हो, या फिर आप तो ऐसे का नए कार्यकर्ता को उतार दीजिए, ताकि जो कार्यकर्ता उसको ये लगे कि हमारे बीच का आदमी इसको जिता देना चाहिए। लेकिन वो भी आपने नहीं किया। जिन लोगों के टिकट काटने थे, आपने उनके टिकट काटे नहीं। मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश में भी आप देखिए जो लीड पिछले चुनाव में 4-4 साढ़े 4-4 लाख की जा रही थी, वो लीड आज कहाँ आकर पहुँच गई। आप ग्वालियर, भिंड, मुरैना में देख लीजिए, केवल गुना में सिंधिया की लीड बढ़ती दिख रही शिवराज सिंह चौहान की, और इंदौर अपवाद है।
बाकी आप देखिए कि खजुराहो में कोई कैंडिडेट सामने नहीं था, इसके बाद भी अभी तक उतनी लीड पे नहीं पहुंचे बीडी शर्मा जितनी लीड से वो पिछला चुनाव जीते थे, बावजूद उसके कोई प्रत्याशी नहीं था आपके सामने। भोपाल में आप देख लीजिए, भोपाल में भी 1 लाख की लीड अभी तक बीजेपी की नहीं पहुंची है। तो ये कारण बता रहा है ना कि आप लगातार मोदी के नाम पर कितना वोट जुटाएंगे अतिरिक्त। जब तक आपकी कैंडिडेट की छवि अच्छी नहीं होगी, वोटर के बीच उसका कनेक्ट नहीं होगा, कार्यकर्ता उसके लिए जुटेगा नहीं, केवल आप प्रयोग कर देंगे कि हमारी मर्जी, हम इसको खड़ा कर देंगे, ये चुनाव जीत जाएगा। ऐसा आपने छत्तीसगढ़ में विधानसभा में करके देख लिया, ऐसा आपने राजस्थान में कर लिया, ऐसा मध्य प्रदेश में आपने कर लिया। लेकिन कुछ हद तक मध्य प्रदेश की भी जो जीत है वो लाडली बहना के कारण हम कह सकते हैं। लेकिन आप बार बार एकदम प्रयोग ये करेंगे, आप सबको, पूरे देश को गुजरात की तरह ट्रीट करेंगे। अगर उसी गुजरात में आप देखिए, आप 80 से 88% सीटें बीजेपी ने जीती थी कुछ ही महीने पहले विधानसभा में, लेकिन अगर आप वहाँ एक लोकसभा की सीट हार रहे हैं, बावजूद उसके कि सूरत आप निर्विरोध जीत जाते हैं, कैंडिडेट नाम वापस ले लेता कांग्रेस का, और वहाँ भी अगर कांग्रेस जीत रही है। चलिए, कांग्रेस के लिए भी खुश होने की खबर आ रही है। रायबरेली से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की है। 1 लाख से अधिक मतों से जीते हैं राहुल गांधी। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को हराया है। राहुल गांधी जीत गए हैं रायबरेली से। मां सोनिया गांधी ने ये सीट उनके लिए खाली की थी, राज्यसभा से चुनी गई थी वो। रायबरेली सीट से जीत गए हैं। 2 जगह से लड़े हैं राहुल गांधी, वायनाड और रायबरेली से। रायबरेली के परिणाम आ गए हैं। 1 लाख से अधिक मतों से जीते हैं राहुल गांधी। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को हराया है। तो नितिन जी, कांग्रेस में जो हताशा होगी, निराशा होगी लगातार चुनाव हारने के बाद, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में ये उम्मीद की किरण लेकर आएगी, जोश भरेगी। और जो पिछले चुनाव हुए थे 2019 में, जो लीड मिली थी बीजेपी को, मुझे लगता है उससे तुलना करके इस बार कॉन्फिडेंस में ऐसे निर्णय लिए गए जो भारी पड़े। देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 2 हिस्से हैं। यदि हम पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें तो साफ तौर पर यदि कांग्रेस 3 फिगर को टच करती है, अगर 100 के लगभग की संख्या में आती है, तो ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगाएगा। और ये उम्मीद जो है वो आने वाले जो राज्यों में चुनाव हैं, जैसे अभी बिहार में चुनाव होना है अगले साल, दिल्ली में भी इलेक्शन होना है असेंबली का, उसके बाद और भी कई राज्यों में चुनाव आना है। तो जो असेंबली के इलेक्शन आएंगे या आने वाले समय में जो कांग्रेस को ये मान लिया गया था देश में, और ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस तो नीचे ही जाती जा रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा। लेकिन यदि हम इसी बात को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये एक और झटका होगा, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और कांग्रेस 66 सीटें जीती, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक झटका था कि जो सरकार बनाने का सोच रहे थे वो इतनी बुरी तरह से सरकार से बाहर हो गए। और यही स्थिति अगर लोकसभा में रहती है, जो जिस तरह के रुझान सामने दिखाई दे रहे हैं कि पूरे 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, अगर ऐसा परिणाम आ जाता है तो मुझे लगता है शायद देश में मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य होगा जहां भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जो है उस पर आगे चल रही है, क्योंकि गुजरात में भी 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो 2 अलग अलग स्थितियां जो हैं वो जहां पर हम बैठे वहां दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाँ, यदि हम पूरे सीन की बात करें तो कांग्रेस के लिए ये उत्साहवर्धक जो है वो समाचार हैं कि कांग्रेस, जिसको माना जा रहा था कि कांग्रेस लगातार हार रही है, कांग्रेस का कोई अब भविष्य नहीं है, वो कांग्रेस जो है वो लगभग 100 सीटें, क्योंकि 97, कभी 96 हो रही है, कभी 99 हो रही है, तो लगभग 100 सीटों पर पूरे देश में जो है वो कांग्रेस आगे चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी यदि 272 का जादुई फिगर टच नहीं कर पाती है तो भाजपा के लिए भले ही वो एनडीए मिलाकर सरकार बना ले देश में, लेकिन एक बड़ा झटका है कि जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 272 भी टच नहीं कर पाए। 400 पार की बात कर रहे थे, 272 भी टच नहीं कर पाएंगे तो बड़ी बात है अजय जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि यही परिणाम रहे तो देश की सियासत में बहुत कुछ बदलाव होगा, और वो बदलाव क्या हो सकते हैं? राजनीति किस दिशा में जा सकती है? देखिए, पिछले 10 साल से जो राजनीतिक स्थिति देश में थी कि विपक्ष विहीन एक तरीके से हो गया था, कांग्रेस जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स से एक तरह से गायब हो गई थी, तो वो और सेकुलरिज्म की राजनीति खासकर जिस तरीके से हाशिए पर चली गई थी, अल्पसंख्यकवाद की राजनीति जिस तरीके से हाशिए पर चली गई थी, ये सब जो
पैरामीटर्स थे भारतीय राजनीति के 2014 से पहले के, उन सबको संजीवनी देने का काम ये मैंडेट करने जा रहा है, ऐसा मेरा मत। तो प्रकाश जी, 2014 के पहले जैसे हालात होंगे तो जो 20-80 का जो एक फिगर था, कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वोटों को साधने की जो कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी, क्षेत्रीय दलों में बट गए थे, वो सफल होती दिख रही है। देखिए, जो 20% था वो तो एंटी बीजेपी था ही, लेकिन जो 80% था उसको जो इंडिया गठबंधन है वो बांटने में सफल हो गया इस चुनाव में। मतलब आप ये कह सकते हो कि इंडिया गठबंधन जो टारगेट लेके चला था उसमें सफल हो गया। बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनने से भले ना रोक पाया हो, लेकिन सत्ता में आने से रोक दिया अपने दम पे बहुमत। मुझे नहीं लगता कि शाम तक भी वो अब बीजेपी 272 जाएगी, क्योंकि 28 सीटें अभी चाहिए। हाँ, बीजेपी अकेले को मतलब 272 के लिए। हाँ, 272 के लिए काफ़ी सीटें चाहिए और मुझे लगता है कि वो वहाँ तक अभी जाती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एनडीए की सरकार बनने के बाद अब जो सरकार बनेगी तो 10 साल की मजबूत सरकार के बाद हम एक बार फिर उसी सरकार की तरफ जाएंगे जो सरकार दबाव में निर्णय लेगी। तो एक तरह से वो लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है और वो एक तरह से बुरा भी है। तो मुझे लगता है कि अब ये लोगों का निर्णय है, पूरे देश की जनता ने 66-64 करोड़ लोगों का निर्णय है, तो इसे मानना चाहिए कि जनता ने जो निर्णय लिया है वो कई कारणों से सही दिशा में सही तरह से लिया है। दूसरी बात कि जिनकी अपनी राजनीतिक क्षमता है, अगर राहुल गांधी का निश्चित तौर पर राजनीतिक कद बढ़ा है इस परिणाम से, भले ही कांग्रेस 100 सीटों पे पहुंचे या ना पहुंचे, बिल्कुल, लेकिन वो अब लोकसभा में विपक्ष की अधिकृत विपक्ष होगा। और दूसरी बात यह है कि अब विपक्षी दल का नेता पद जो है राहुल गांधी को यदि ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पे उनका राजनीतिक भविष्य अभी आगे जाएगा। और दूसरी बात कि बीजेपी अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता रखती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने आप में जो सुधार करना है, भविष्य के लिए जो विधानसभा के चुनाव होंगे या आगे के जो चुनाव होंगे उनके अंदर यदि अपने आप को सुधार करना है तो उसे भी अपने आप में पूरे 360 डिग्री का बदलाव करना पड़ेगा। तो मनोज जी, यदि गठबंधन की सरकार रहती है तो क्या ये माना जाए कि स्थिर 5 साल चलेगी, कोई बदलाव नहीं होगा, प्रेशर में काम करने की जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की आदत नहीं है वो कर पाएंगे? अटल जी की बात अलग है कि हमने देखा है कि ये तो जब शुरुआत ही है कि पहली चिंता तो होगी कि सरकार बन जाए, उसके बाद जो बीजेपी अपने नजर आ रही है फिलहाल, मतलब कि मोदी के नेतृत्व तो बन जाए, पहली चीज़ ये। और जो हम गठबंधन की बात कर रहे थे कि जो आंध्र प्रदेश की हम बात करें, जगन मोहन रेड्डी को हरा दिया है वहाँ पर बीजेपी और गठबंधन ने, लेकिन क्या वो नायडू बीजेपी के साथ बने रहते हैं या नीतीश कुमार? क्योंकि 30 सीटें तो यही बड़ी संख्या में हो जाती है। फिर अगर महाराष्ट्र में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है तो सीट बंटवारे में अपर हैंड किसका रहेगा? क्या अजीत पवार फिर आपके साथ टिके रहेंगे या वो वापस चाचा के साथ चले जाते हैं? ये देखना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे वो आपके साथ बने रहते हैं या चले जाते हैं? क्योंकि अब दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनना नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार में बने तब भी नहीं बनेंगे वो, और नहीं बने तब तो खैर बनना ही नहीं है। तो क्या वो आपके साथ बने रहेंगे जितनी सीटें? तो आपके पास अब एक एक सहयोगी कीमती हो गया, अब उसको सहेजना है। जो भटनागर जी ने भी कहा कि वो मोदी के टेम्परामेंट के खिलाफ है, तो फिर ये हो सकता है कि जो छोटी पार्टियां हैं वो बीजेपी के निशाने पर रहें कि वो उनको अब तो या तो अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए या उनसे इस्तीफा करा के बीजेपी अपने टिकट पर लड़ाए, जैसे हमने पिछली बार देखा था कर्नाटक में हुआ था। जब येदियुरप्पा के पास बहुमत नहीं था तो जेडीएस कांग्रेस के इस्तीफे कराए थे और अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन इसके लिए भी बीजेपी को बहुत अतिरिक्त प्रयास करना होगा और उतने नंबर जुटाने होंगे कि वो विपक्ष में इतने सारे लोग हैं क्या, और अगर ऐसा करते हैं, बात कर रहे हैं 18 से 20 तक का, ये कुछ कारगर साबित होंगे या इन पर डोरे डाल पाएगी बीजेपी? देखिए, वो तो ऐसे लोग हैं ना कि वो तो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर उनको मान लीजिए इंडिया गठबंधन कह देता हम सबको मंत्री बनाएंगे, तो क्या गारंटी वो आपके साथ टिके रहेंगे? वो कल को उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में आप देख लीजिए सबसे दिलचस्प जो आदमी है वो है अरविंद केजरीवाल, जो कि बीजेपी यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के इतर एक बड़ा चेहरा हो सकता था विपक्ष का, लेकिन वो कांग्रेस के साथ गठबंधन केवल दिल्ली में उन्होंने किया, गुजरात और हरियाणा में। गुजरात हरियाणा में पीछे चल रहे हैं। वो पंजाब में जहाँ उनकी सरकार थी 117 में से 92 सीट जीती थी, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़के केवल 3 सीटों पे आगे चल रही है और दिल्ली में 7 सीट पे चल रही है। तो एक जो क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल ने ख़त्म कर ली है, वो मुझे नहीं लगता है इसके बाद अगर सरकार नहीं बनी तो विपक्ष में उनकी कोई हैसियत हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा संकट है। और दूसरा जो मायावती, जिनका इस चुनाव में जिक्र नहीं हो रहा, और तीसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो पहले पिछले चुनाव में पूरे देश में करते थे मुस्लिमों के नाम पर, और वो आपके खुद के गढ़ में मुश्किल चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं हैदराबाद में। तो ये चुनाव कई सारे बड़े चेहरों के पतन के रूप में भी मुझे लगता है याद किया जाएगा।
तो नितिन जी 360 डिग्री घूम गई ये राजनीति मध्य प्रदेश से लेकर देश की, कह सकते हैं हम, कि जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, एग्जिट पोल में भी नहीं बताए गए थे, ऐसा अनुमान नहीं था, मतदाता भी खामोश रहा और वो बात स्पष्ट नहीं बता पाया कि किसकी तरफ जा रहा है मतदाता का मन। लेकिन जो बात कही जा रही है कि अन्य की बात हो रही है या सहयोगी गठबंधन सहयोगियों की बात की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि अब विपक्ष उतना ताकतवर होगा और इससे राज्यों पर भी फर्क पड़ेगा, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें चाहे हम और दूसरे खबर राज्य? ये भी आ रही है अब कि कांग्रेस ने कह दिया है कि हम नीतीश कुमार से बात करेंगे और जगनमोहन वो चंद्रबाबू नायडू से। ये अभी की ताजा खबर है। निश्चित तौर पे कर सकते हैं उसमें कोई। मनोज जी कह रहे हैं कि दोनों का महत्व, सबसे बड़ा महत्व, क्योंकि लगभग 16 सीटों पर जो है वो दोनों की मिला के 30 हो रही लगभग जी, जेडीयू लगभग 30 सीटें हो रही हैं। तो आप ये माने कि इन 30 लोगों का बहुत महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 30 लोग अगर चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार ये दोनों यदि अब एक साथ हो जाएंगे कि हमको ही दोनों मिलके हम साथ चलेंगे, हम इंडिया गठबंधन के साथ चलें या एनडीए के साथ चलें, हम दोनों मिलके साथ चलेंगे। अगर ये दोनों मिलके साथ चले तो अगर आज जिसे कहें कि कोई सरकार बन भी गई तो अब वो सरकार 5 साल तक वैसे ही चलती रहेगी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती। क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के लगभग से सरकार बनाती है तो उसको हमेशा सरकार चलाने के लिए 40 लोगों की, क्योंकि 32 लोगों की सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी, आप कहें 272, लेकिन आप अगर कंफर्ट तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं तो आपको 40-50 लोग हमेशा सहयोगी चाहिए। और वो 40-50 लोग यदि आपके साथ खड़े नहीं होते या वो 40-50 लोग ये कहते हैं कि हमको ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको ये प्रधानमंत्री चाहिए, या आप जो ईडी का या सीबीआई का जो डंडा चला रहे हैं वो आप नहीं चलाएंगे, तो अब आपको उन सारी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल तक जिस तरीके से सरकार चलाई है, ये बहुत क्लियर सीन दिख रहा है कि 2014 में 282 सीट आई और 2019 में 303 सीटें आई। लेकिन यदि आप 240 के आसपास रहते हैं तो वो 282 और 303 वाली बात तो नहीं रहेगी। और हो सकता है टारगेट चंद्रबाबू नायडू फिर सेट करे कि जगनमोहन को आप अंदर डाल दीजिए, फलाने को अंदर डाल दीजिए। ये भी एक है ना कि अगर सरकार तो सरकार अब ऐसी ये टारगेट भी सेट हो सकते हैं, साथ में ये टारगेट भी सेट हो सकते हैं कि आपने जिनको अंदर डाला है आप उनको बाहर निकाल दीजिए। मान लीजिए कुमार स्वामी अगर मंत्री बन जाते हैं अगर मोदी के उसमें, तो वो निश्चित रूप से कहेंगे कि डीके शिवकुमार का आप नंबर लगाइए, सिद्धारमैया के खिलाफ कुछ करिए। नहीं, बिल्कुल क्लियर है ये बात कि यदि आप 240 सीटों की सरकार चलाते हैं तो आपको सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की शैली में चलाना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी की शैली में आप ये सरकार नहीं चला पाएंगे। लेकिन परिस्थितियां तो भिन्न हो गई हैं प्रकाश जी। यदि इसी तरह से पहले जिस तरह से हमने देखा नरसिम्हा राव की सरकार चली, या जो कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन सहयोगी हैं जो वो दूसरे यदि बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, कांग्रेस के साथ भी जाते हैं, तो शर्तें तो यही रहेंगी। देखिए, और जो भ्रष्टाचार पर बार की बात हो रही थी वो धार बोथरा गई। मतलब देखिए, कुल मिला के अब जो भी सरकार बनेगी, चाहे तो एनडीए बना है चाहे इंडिया बना है, हाँ। हिंदुस्तान के अंदर अब अगली सरकार ऐसी आएगी जो हमने 96 से लेके और 99 तक देखी। तो वो जो दौर था, मुझे लगता है कि हम फिर वापस से उसी दौर में प्रवेश कर गए। और अब फिर जो एक मजबूत सरकार और जो एक स्थिर सरकार की गारंटी इन 5 सालों में देना बहुत मुश्किल काम है। अभी भी यदि बीजेपी 250 के ऊपर निकल जाती है तो मुझे लगता है कि 5 साल गठबंधन की सरकार स्थिर होकर चल सकती है। उसके तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी 250 से कम रहती है तो कोई गारंटी नहीं, इंडिया की भी सरकार बन सकती है, एनडीए की भी सरकार बन सकती है। कौन अपने राजनीतिक वादों पे कितना कायम रहेगा, साम दाम दंड भेद राजनीति के नियम है। और नीतीश कुमार जैसे आदमी को तो हम लंबे समय से देख रहे हैं जिनका पल का भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। वापस एक अस्थिरता के दौर में भारत प्रवेश कर रहा है। लेकिन उनको ये लगेगा ना प्रकाश जी, नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा है कि जो बिहार के नतीजे आ रहे हैं वो आरजेडी और कांग्रेस के लिहाज से बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार की निश्चित तौर पे ये तमन्ना होगी कि वो फिर से मुख्यमंत्री अगर बनना है तो बीजेपी के साथ ही वो बने रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन उनको संभावना तो दूसरी तरफ भी दिख सकती है ना। नहीं, लेकिन सवाल ये ना कि वहाँ पे उनके लिए जो अतिरिक्त वोट है, क्योंकि नंबर 1 पार्टी आरजेडी थी पिछले विधानसभा में। मनोज, नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जब भी बीजेपी के साथ सरकार बनाई है तो वो अच्छे अंकों से जीते भी हैं।
और सरकार को स्थिरता भी मिली है और ढंग से सरकार चली है। बिल्कुल। और जब वो आरजेडी के साथ गए हैं तो उनकी सरकार बहुत लंबे समय तक और पूरा उत्तर प्रदेश कार्यकाल में जो पूरा नहीं नतीजे किया आ रहे हैं, और अगर बिहार में जो कहा जा रहा था कि तेजस्वी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, 200 रैलियां की है, मुकेश सहनी उनके साथ आ गए थे, निषाद वोट उनके साथ आ गए थे, उसके बाद अगर वो डबल डिजिट में नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आरजेडी को लेके जो सेंटीमेंट हैं वो पब्लिक या कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि लालू यादव की दोनों बेटियाँ मीसा भारती और वो दोनों पीछे चल रही हैं। खुद लालू यादव ने कहा था अभी पिछले दिनों ही कि मैं हार हार कर तंग हो गया हूँ, क्योंकि 2009 में तो लालू यादव खुद चुनाव हार गए थे। तो नितिन जी, जातिवादी की राजनीति पे वापस लौट रहे हैं, उसी दौर में हम लौट रहे हैं। तो जो मुद्दे थे, बीजेपी को यदि सरकार बनाती तो मुद्दों में बदलाव करना होगा। जो कांग्रेस के जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, उन मुद्दों को लेना पड़ेगा, उस पर अपनी खुलकर राय व्यक्त करना पड़ेगी। देखिए, जब भी जाति की बात होती है या जातिगत आरक्षण की बात होती है या इन सब की बात होती है, तो जब अभी आप धर्म की बात करते हैं और जाति की बात करते हैं तो शायद जाति कई बार धर्म पर भारी पड़ती है। इस बार के जो लोकसभा के नतीजे दिखाई दे रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें भी यही दिखाई दे रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें जाति जो है वो धर्म पर भारी पड़ी है, क्योंकि इस देश के जो लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर जो है वो वहां पर रामलला की स्थापना हुई और ये सारी चीजें हुई, तो वहीं से चुनाव का मोमेंटम खड़ा हुआ था। और अब जो स्थिति बन रही है, यदि आप उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, तो ये एक साफ संकेत दे रहे हैं कि जो जाति की बात उत्तर प्रदेश में की गई थी वो धर्म की जो बात की गई थी उस पर भारी पड़ी। दूसरा ये क्योंकि अयोध्या में ही बीजेपी पीछे चल रही, जिसको लेके उम्मीद थी कि रामलला से पूरे देश में कि जो आपने धर्म की बात की थी उस पर जाति की बात जो कांग्रेस ने की, जो अखिलेश यादव ने की, वो उस पर भारी पड़ी। तीसरी चीज ये है कि क्या जिस भाषा का उपयोग इस चुनाव में किया गया, क्या वो भाषा उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छी नहीं लगी? क्या कारण था जो कई जगह देश में आप भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ रहा है? ये बहुत सारी बातें, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को मुझे लगता है पसंद नहीं आई। कई राज्यों में देख रहे हैं, गुजरात यही स्थिति है, पश्चिम बंगाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का जो परिणाम आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतती है ये शाम तक सामने आ जाएगा, लेकिन हाँ अभी 272 टच करेगी इसकी संभावना कम है। और फिर इस तरह के कई मुद्दे, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कई नेता भारतीय जनता पार्टी के आपको सामने दिखाई देंगे जो ये आवाज उठाएंगे कि भाजपा में जो सब कुछ ठीक चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। यदि नेता में परिवर्तन नहीं होता तो कम से कम नीति में परिवर्तन होना चाहिए। चलिए देखिए, नीति में परिवर्तन तो नितेंद्र 100% हो जाएगा, क्योंकि जो सरकार बन रही है अब वो किसी एक नेता के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। जो बीजेपी में भी दबे हुए लोग थे इन 10 सालों में, मुझे लगता है कि वो भी काफी कद्दावर थे और अब वो वापस से फिर सामने आएंगे, मुखर होकर सामने। रिजल्ट का किसी को अगर हम फायदा देखें, अगर हम इसका विश्लेषण करें, तो जो राज्यों की राजनीति है वापस, अभी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य जो है वो पूरी तरह केंद्र शासित प्रदेश हो रहे थे, केंद्र का हस्तक्षेप दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। मध्य प्रदेश में ही देखा था, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, हाँ, तो वो वापस राज्यों जो है वो मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि मतलब छत्रपों की फिर से चलने लगेगी, छत्रपों का बोलवाला हो जाएगा। खुद बीजेपी की राजनीति में राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, ऐसे नेताओं का कद बढ़ेगा निश्चित तौर पर। देखिए, मैं एक बात और बोलता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नितिन जाए कि मोहन मैजिक जो है वो मोदी मैजिक पे भारी पड़ रहा है। देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में क्षेत्रीय छत्रपों का बहुत बड़ा योगदान होता है उस पार्टी की मजबूती के लिए। और हमने देखा कि कांग्रेस देश में कमजोर क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्रीय छत्रपों को खत्म कर दिया और सारी ताकत अपने आला कमान तक सीमित रखी। वही गलती बीजेपी करती जा रही थी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक तरह से उसके भविष्य के लिए मुझे लगता है कि ये चुनाव परिणाम जो है आगे चल के अच्छे साबित होंगे। चलिए, परिणाम आगे चल के अच्छे साबित होंगे। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता है, चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर फौरन हाजिर होते हैं। ताज़ा रुझानों से, परिणामों से आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए तब तक अनादि टीवी।